स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो वापस चलेंगे विद्या की नोटबुक पर और उसे ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में अपनी बुक को ओपन करते हुए। अब इस पिक्चर को गौर से देखिए कि अगर विद्या को नोटबुक को हाथ में होल्ड करके कुछ लिखना होता है तो वो बुक के कवर को एक फुल टर्न करके बैक कवर के साथ टच कर देती है। वहीं अगर सेम नोटबुक को उसे किसी टेबल पर रख के कुछ लिखना होता है या पढ़ना होता है तो फुल टर्न की बजाय वो बुक को केवल हाफ टर्न ही करती है। अब इस केस में बनने वाले एंगल की आर्म्स को आप ऑब्जर्व करिए। ये दोनों ही आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो इस तरह के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो क्लियरली दिस नेम स्ट्रेट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल AOB। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इस चैनल के वॉच टाइम का करीब 80% उन यूजर्स से है जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो हमारा इन सभी यूजर्स से जो कि हमारे चैनल को देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स, आपकी शेयरिंग, यही हमें इस चैनल को कंटिन्यू करने में मोटिवेट करता है। ये सभी कंटेंट बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफी समय लगता है। एंड द लीस्ट वी कैन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। अब वापस आते हैं अपने स्ट्रेट एंगल AOB पर। अब यहाँ पर OA और OB के अलावा O से पास होने वाली कोई भी तीसरी रे जैसे कि OC अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल AOB को 2 एंगल्स में डिवाइड करेगी, जिसमें पहला एंगल होगा एंगल AOC और दूसरा एंगल होगा एंगल COB। इन एंगल्स को सेपरेट करके हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। अब आपकी बुक में पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC इन सच अ वे दैट द 2 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। तो देखिए कि इस स्ट्रेट एंगल AOB की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके वर्टिकली O से पास होने वाली अगर हम कोई रे ड्रॉ करते हैं OC, तो ये एंगल AOC और COB दोनों ही बराबर होंगे। अब ऐसा क्यों होगा वो हम आपकी बुक में दिए हुए लेट्स एक्सप्लोर सेक्शन से समझेंगे। तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दिया हुआ है जिसकी बॉटम एज पर आपका स्ट्रेट एंगल AOB मार्क्ड है। अब अगर आप इस पेपर को इस लाइन जो कि वर्टिकल है इसके अलोंग फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से कि जो A है वो B पर सुपर इम्पोज हो जाए, लेकिन ये तभी होगा जब OA और OB की लेंथ इक्वल होगी। तो जब आप इस पेपर को वापस ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि फोल्ड करने से पेपर में एक क्रीज बन जाएगी जो कि एंगल AOB को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए आप एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को लीजिए, उसकी बॉटम एज पर पॉइंट A, O और B को मार्क करिए। तो जब आप पॉइंट A, O और B को कनेक्ट करेंगे तो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन और AOB हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। अब आप इस पेपर को बीच में से इस तरह से फोल्ड करिए कि दोनों हाफ एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लें या एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। अब आप इस पेपर को वापस ओपन करिए तो इसमें एक क्रीज बन जाएगी जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मार्क कर सकते हैं और इसको हम बोलेंगे OC। अब इस तरह से जो एंगल बनेंगे AOC और COB ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब आपसे पूछा गया है जस्टिफाई why the 2 angles are equal, is there a way to superimpose and check, and can this superimposition be done by folding। तो सुपरइम्पोजिशन बाय फोल्डिंग हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आपको एक और तरीके से इन्हें सुपरइम्पोज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल AOC और COB को अलग अलग कर लेते हैं। अब सुपरइम्पोज करने के लिए हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक एंगल को फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने पहले एंगल AOC को फ्लिप कर लिया या इसकी मिरर इमेज बना ली। अब हम जब एंगल AOC को COB के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल। तो इस तरह के एंगल्स को जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट्स या रेज के बीच में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइट एंगल्स। अब वापस आप देखिए कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल AOC और एंगल COB के सम के। ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल AOB को ही ओरिजिनली हमने एंगल AOC और एंगल COB में डिवाइड किया था, तो इनका सम भी AOB के बराबर ही होगा। तो अब तक आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया होगा
कि जो स्ट्रेट एंगल है वो दो राइट एंगल्स से मिलकर बनता है। अब इसके बाद बुक में आपसे पूछा गया है कि इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। अब आप रिकॉल करिए विद्या के बुक ओपनिंग के एग्जाम्पल को, जहां पहले केस में उसने बुक के कवर को पूरा एक फुल टर्न लेके बैक कवर से टच कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जब बुक उसने किसी टेबल के ऊपर रखी हुई थी तो उसने कवर को केवल हाफ टर्न किया था। तो विद्या की बुक के जॉइंट को अगर हम एंगल की वर्टेक्स माने ओ, तो वहां से अगर हम इस तरह से टू रेज को ड्रॉ करें जो कि पहली बुक कवर के ओरिजिनल पोजीशन को बताती है और दूसरी रे उसकी फाइनल पोजीशन को, तो इसको हम बोलेंगे फुल टर्न। और अगर इसी को हम सेकंड केस के लिए देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ टर्न और ये हो जाएगा सेकंड हाफ टर्न। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो फुल टर्न है वो टू हाफ टर्न से मिलके बनता है या फिर टू हाफ टर्न्स मिलके एक फुल टर्न बनाते हैं। अब हाफ टर्न जैसा कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था एक स्ट्रेट लाइन में होता है और एक स्ट्रेट एंगल बनाता है, और इन दोनों ही हाफ टर्न को हम इस तरह से टू वर्टिकल रेज बना के, जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किया था, दो दो राइट एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस फिगर को देखकर आप बहुत ही आसानी से गैस कर सकते हैं कि जो एक फुल टर्न होता है वो 4 राइट एंगल्स के बराबर होता है, या फिर एक राइट एंगल जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 4 फुल टर्न्स के बराबर होगा, या फिर 1/4 या 1/4 फुल टर्न के बराबर होगा। अब आपने एक और बात ऑब्जर्व करी होगी कि जो राइट एंगल है वो रिजेंबल करता है शेप ऑफ एल को। इसका अर्थ हुआ कि अगर कहीं भी आपको एक सर्कुलर आर्क की जगह एंगल के ऊपर इस तरह की एल शेप्ड मार्किंग दिखती है तो आप समझ लीजिए कि वो एक राइट एंगल है। और अगर आप इस तरह के किसी एंगल की दोनों आर्म्स पर पॉइंट ए और पॉइंट बी को मार्क करें तो ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरह की परपेंडिकुलर लाइंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो रेज हैं तो हम कहेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। और ये जो है वो है सिंबल जो शो करता है कि दोनों लाइंस या रेज या लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि अगर कहीं पर भी कोई एंगल एक सर्कुलर आर्क की जगह एल शेप से मार्क है तो वो एक राइट एंगल होगा, और अगर किन्हीं दो रेज लाइन या लाइन सेगमेंट के बीच में इस तरह का एक इन्वर्टेड टी का सिंबल है तो वो दोनों लाइंस लाइन सेगमेंट्स या रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। इसके बाद आते हैं आपके बुक में दिए हुए फिगर इट आउट सेक्शन पर, जहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन द क्लासरूम। तो देखिए हर क्लासरूम अलग अलग होता है और हमने आपकी क्लासरूम नहीं देखी है तो हम आपको एक पिक्चर से समझाते हैं कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लेते हैं ये एक क्लासरूम है और इसमें ये विंडो की जो कॉर्नर है उसको आप लेंगे और कॉर्नर के दोनों तरफ अगर आप रे ड्रॉ करेंगे तो ये एक राइट एंगल होगा। इसी तरह विंडो के दूसरे कॉर्नर्स पर भी आप राइट एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसकी भी एज पर आप इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो भी राइट एंगल्स ही होंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ ग्रिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो पहले लेफ्ट साइड की ग्रिड में बने हुए लाइन सेगमेंट ए बी को देखते हैं। अगर हम ए को एक दूसरे ग्रिड पॉइंट सी से एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें तो सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन होगी और सी ए बी जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड की ग्रिड में आपको एक स्लैंटेड एंगल दिया हुआ है, इसमें आप ए को अगेन किसी और डॉट से ए बी वाली डायरेक्शन में ही कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और एंगल सी ए बी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में अप्रोच ये होगी कि आपको ए को किसी ऐसे डॉट से कनेक्ट करना है जिससे कि सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन में रहे, या फिर ए बी की ही डायरेक्शन में दूसरी तरफ आप ए को एक्सटेंड करके इस तरह की स्ट्रेट एंगल्स बना सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर कि व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो पहले वाले फिगर में आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं जहां पर एंगल सी ए बी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, और आप इस तरह से एक वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी एंगल सी ए बी एक स्ट्रेट एंगल होगा। सेकंड फिगर में आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यहाँ पर हम स्लैंटेड स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं और यहाँ पर भी सी ए बी एक स्ट्रेट एंगल होगा। एक दूसरा तरीका हो सकता है इस तरह से लाइन ड्रॉ करने का और यहाँ पर भी सी ए बी एक स्ट्रेट एंगल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम लाइंस के लिए
आपसे पूछा गया है कि नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो राइट एंगल बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ हम ए बी के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी, तो एंगल सी ए बी एक राइट एंगल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने एंगल सी ए बी को एक इन्वर्टेड एल शेप से दिखाया है और ये राइट एंगल का सिंबल है। सिमिलरली दूसरे फिगर में हम ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ए सी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सी ए बी एक राइट एंगल होगा। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो पहले वाले केस में हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और एंगल सी ए बी एक राइट एंगल होगा। हम इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर भी सी ए बी एक राइट एंगल है। सिमिलरली सेकंड फिगर में हम इस तरह से ए सी और ए बी को स्लैंटेड ओरिएंटेशन में ड्रॉ कर सकते हैं और सी ए बी यहाँ पर भी राइट एंगल होगा। और स्लैंटेड ओरिएंटेशन में ही एक और तरीका हो सकता है इस तरह से ड्रॉ करने का और यहाँ पर भी सी ए बी एक राइट एंगल होगा। तो क्लियरली अगर हमें राइट एंगल बनाना है तो आपको डॉट्स को इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो दोनों लाइंस हैं ए सी और ए बी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए। इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पेपर पर एक स्लैंटिंग क्रीज बनाने के लिए बोला गया है। अब आप रिकॉल करिए कि पहले हमने पेपर के ऊपर एक वर्टिकल क्रीज बनाई थी, मतलब कि जो क्रीज थी वो बॉटम और टॉप एज से परपेंडिकुलर थी। यहाँ पर हमें जो क्रीज बनानी है वो बॉटम और टॉप एज से स्लैंटेड बनानी है, एक एंगल पे बनानी है। तो पहले हम इस तरह से एक पेपर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे एक एंगल पर। यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से एक क्रीज बन जाएगी और इस क्रीज को हम मार्क कर देंगे एक लाइन सेगमेंट पी क्यू से। अब आपसे कहा गया है टू ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। तो इसके लिए आपको पेपर को पी क्यू की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं कि अगर आप पॉइंट पी और पॉइंट क्यू इनको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके सुपर इम्पोज कर दें तो इस तरह से जो क्रीज बनेगी उसको हम एक लाइन सेगमेंट ए बी से डिनोट कर सकते हैं और ए बी और पी क्यू का इंटरसेक्शन हो जाएगा पॉइंट ओ। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पी क्यू और ए बी दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो राइट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर कितने राइट एंगल्स होंगे? तो पहला राइट एंगल हो गया एंगल क्यू ओ बी, सेकेंड हुआ एंगल बी ओ पी, थर्ड हुआ एंगल पी ओ ए और फोर्थ हुआ एंगल ए ओ क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स हुए 4। अब आपसे पूछा गया है कि जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओ ए लाइन सेगमेंट है वो ओ क्यू के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ओ क्यू लाइन सेगमेंट ओ बी के परपेंडिकुलर है, ओ बी लाइन सेगमेंट ओ पी के परपेंडिकुलर है और ओ पी लाइन सेगमेंट ओ ए के परपेंडिकुलर है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट्स या रेज, इनके बीच में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। तो ये प्रोसेस हमने आपको पहले ही डायग्रामेटिकली दिखा दिया है। आप इसी तरह से अपने किसी भी फ्रेंड को इस मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हम सीखेंगे एंगल्स के क्लासिफिकेशन को। अब एंगल्स को हम नॉर्मली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो ग्रुप्स कुछ इस डायग्राम में दिए हुए एंगल्स की तरह हैं। तो इसमें आप मिडिल वाले ग्रुप में दिए हुए इस एंगल को देखिए। इस एंगल की जो दोनों आर्म्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बेसिकली ये मिडिल वाला ग्रुप है वो राइट एंगल्स का ग्रुप है। इसमें दिए गए दूसरे एंगल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी एक राइट एंगल है। सिमिलरली ये भी एक राइट एंगल है, ये फोर्थ एंगल भी एक राइट एंगल है और फिफ्थ एंगल भी राइट एंगल है। अब यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगल्स हर एक में अलग अलग है। कहीं पर जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, कहीं वो स्लैंटेड है, कहीं वो इन्वर्टेड है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर दिए हुए ग्रुप को देखते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जब आप इस राइट एंगल की एक आर्म को दिए गए एंगल की आर्म से अलाइन कर देते हैं तो जो राइट एंगल है वो दिए गए एंगल से बड़ा है। अगर इसी तरह से हम इस राइट एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रखेंगे तो वहां भी जो एंगल है वो राइट एंगल से छोटा है। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। और इनमें आप ऑब्जर्व करेंगे
कि जब हम राइट एंगल की एक आर्म को इस एंगल की एक आर्म से अलाइन कर देते हैं तो जो दूसरी आर्म है दैट लाइज इनसाइड द राइट एंगल। इसी तरह बचे हुए एंगल्स को भी हम देख लेते हैं इस ग्रुप के। तो तीसरे एंगल को देखिए, यहाँ भी जो एंगल है वो राइट एंगल से छोटा है और जो आर्म है वो इसके अंदर लाई करती है। सिमिलरली अगले एंगल में, इसी तरह उससे अगले एंगल में, और इसी तरह जो लास्ट एंगल है उसमें भी जो एंगल है वो राइट एंगल से छोटा है, या फिर जो एंगल है उसकी सेकेंड आर्म राइट एंगल के अंदर लाई करती है। अब हम देखेंगे थर्ड ग्रुप को। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप से एकदम अपोजिट जो राइट एंगल है वो दिए गए एंगल से छोटा है। सिमिलरली अगर हम राइट एंगल की एक आर्म को दिए गए एंगल की एक आर्म से अलाइन करते हैं तो जो सेकंड आर्म है दैट लाइज आउटसाइड द राइट एंगल। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब इस राइट हैंड साइड में दिए गए दूसरे एंगल्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इस एंगल में भी आर्म जो है वो आउटसाइड राइट एंगल लाई कर रही है और जो एंगल है वो राइट एंगल से बड़ा है। सिमिलरली अगले केस में, उससे अगले केस में और इसी तरह से लास्ट केस में भी जो एंगल है वो राइट एंगल से बड़ा है और उसकी जो सेकेंड आर्म है विच इज नॉट अलाइंड टू द राइट एंगल्स वन आर्म फॉल्स आउटसाइड द राइट एंगल। तो अब तक हमने क्या सीखा कि वी कैन क्लासिफाई द एंगल्स इनटू थ्री ग्रुप्स, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स। और यहाँ पर जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो छोटे होते हैं राइट एंगल से और ऑब्ट्यूस जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल से बड़े होते हैं। अब देखते हैं आपकी बुक में दिए हुए फिगर इट आउट सेक्शन को, जहां पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। तो इस फिगर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप है वो एक्यूट एंगल्स का ग्रुप है, मिडिल ग्रुप जो है वो राइट एंगल्स का ग्रुप है और राइट हैंड साइड वाला ग्रुप ऑब्ट्यूस एंगल्स का ग्रुप है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से अप्रोच करेंगे कि सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेंगे। अब इसमें अगर हम राइट एंगल की इस वर्टिकल आर्म को इनसाइड बेंड करें तो हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल मिलेगा। इसी तरह सिमिलर राइट एंगल की अगर आप वर्टिकल आर्म को अंदर की बजाय आउटसाइड टर्न करेंगे तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल्स मिल जाएंगे। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में राइट एंगल की वर्टिकल आर्म को इनसाइड और आउटसाइड टर्न करके एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल्स बना सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपका राइट एंगल इसी ओरिएंटेशन में हो, आप उसको इस तरह से लेफ्ट स्लैंटेड भी बना सकते हैं या इस तरह से राइट स्लैंटेड भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से अपसाइड डाउन भी बना सकते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि आपको राइट एंगल की एक आर्म को इनसाइड टर्न करना है एक्यूट एंगल्स बनाने के लिए और आउटसाइड टर्न करना है ऑब्ट्यूस एंगल्स बनाने के लिए। अब आपसे पूछा गया है कि डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन? एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूस मीन्स ब्लंट। व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चोजन? तो इसको समझते हैं कि जो वर्ड एक्यूट है वो एक लैटिन वर्ड एक्यूटस से डिराइव्ड है और एक्यूटस का मतलब होता है शार्प और पॉइंटेड। वहीं जो वर्ड ऑब्ट्यूस है वो लैटिन वर्ड ऑब्ट्यूसस से डिराइव्ड है जिसका लैटिन में मीनिंग होता है ब्लंट और डल। तो आप रिकॉल करिए वेपन्स जैसे कि सोर्ड्स या नाइफ्स वॉर्स में काफी यूज होते थे। तो जब आप किसी सोर्ड को देखेंगे तो उसकी जो टिप होती है वो इस तरह से पॉइंटेड होती है और इस तरह के जो शार्प या पॉइंटेड वेपन्स होते थे उनकी टिप में बनने वाले एंगल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक एक्यूट एंगल है। सिमिलरली आप किसी शार्प नाइफ को देखेंगे तो उसकी भी टिप में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा। इसके अपोजिट जो ऑब्ट्यूस है वो आया है वर्ड ऑब्ट्यूसस से जिसका मतलब होता है ब्लंट या डल। तो आप किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट को देखिए जैसे कि ये स्पून, इसकी टिप में बनने वाले एंगल को आप देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। सिमिलरली आप इस ब्लंट नाइफ की टिप को देखिए, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली एंगल्स के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं एक्यूट या ऑब्ट्यूस, उसका ओरिजिन उनकी लैटिन रूट्स में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। तो यहाँ आपको तीन फिगर्स दिए हुए हैं। पहले फिगर में एक ट्रायंगल है, सेकंड फिगर में एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, थर्ड फिगर में सेकंड फिगर के अंदर एक और छोटा ट्रायंगल बना दिया गया है इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट फिगर को देखेंगे। इसमें जो एक्यूट एंगल्स हैं वो है 1, 2 एंड 3। तो पहले फिगर से ये क्लियर हो गया कि गिवन ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल्स हैं। अब आप सेकंड फिगर को देखिए कि हम उसमें जो बड़ा ट्रायंगल है उसको 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला ट्रायंगल है उसमें 3 एक्यूट एंगल होंगे, इसी तरह अगले ट्रायंगल में भी 3 एक्यूट एंगल होंगे और थर्ड ट्रायंगल में भी 3 एक्यूट एंगल होंगे और फोर्थ ट्रायंगल में भी 3 एक्यूट एंगल होंगे। तो टोटल एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे 12। अब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि पहले फिगर में है एक ट्रायंगल
तो टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स हुए 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। सेकेंड फिगर में जो ट्राइंगल्स हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स हैं वो हैं 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। मतलब कि 4 ट्राइंगल हैं और हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। इसी पैटर्न को अगर हम तीसरे फिगर में कंटिन्यू करें, जिसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ आप इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ हमने क्या पैटर्न देखा कि जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो फर्स्ट फिगर में है 1, सेकंड फिगर में है 4 और थर्ड फिगर में है 7। और जो नंबर ऑफ एंगल्स हैं वो फर्स्ट फिगर में है 3, सेकंड फिगर में है 12 और थर्ड फिगर में है 21। अगर इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट फिगर हम बनाएंगे तो उसमें बीच वाला जो ट्राइंगल है उसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स। तो आप देखिए कि जो पहला फिगर है उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 1, उसमें अगर आप 3 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 4 और 4 ट्राइंगल्स हैं सेकंड फिगर में। इसी तरह 4 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 7 और 7 ट्राइंगल्स हैं थर्ड फिगर में। और इसी 7 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 10 और 10 ट्राइंगल्स हैं फोर्थ फिगर में। तो फोर्थ फिगर में टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितने हो जाएंगे 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। अब आप नंबर ऑफ एंगल्स के पैटर्न को देखिए कि पहले फिगर में है 3 एंगल्स, इसमें अगर आप 9 ऐड करें तो आता है 12 जो कि है बराबर सेकंड फिगर में दिए गए एक्यूट एंगल्स के। और इसमें आप 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 21 जो कि है थर्ड फिगर में एक्यूट एंगल्स। और इसी 21 में अगर आप 9 ऐड कर देंगे तो आएगा 30 जो है बराबर फोर्थ फिगर के अंदर बनने वाले एक्यूट एंगल्स के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।